मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो ने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है और उस आदर्श राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आदर्श राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता है दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो का ये कहना है कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। ये दार्शनिक राजा कौन है? प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। दार्शनिक राजा राज्य के हितों के साथ अपने हितों का सामंजस्य स्थापित कर लेता है। प्लेटो का कहना है कि अगर दार्शनिक राजा होंगे तभी नगर राज्यों की सभी समस्याओं का अंत संभव है। जैसा कि रिपब्लिक में प्लेटो ने कोड किया है कि हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक कि दार्शनिक राजा नहीं होंगे या इस संसार के राजाओं में दर्शन की भावना नहीं होगी, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है। अतः प्लेटो का ये कहना था कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। दूसरी विशेषता है निरंकुशता असीमित नहीं। अभी हमने देखा कि प्लेटो ये कहता है कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा, लेकिन जो दार्शनिक राजा है उसकी शक्ति निरंकुश नहीं होगी। प्लेटो का ये कहना था कि यद्यपि दार्शनिक राजा पर लिखित कानून या जनमत का नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन फिर भी दार्शनिक राजा निरंकुश नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह संविधान के मूल प्रबंधों का पालन करे। अतः प्लेटो का दार्शनिक राजा निरंकुश शासक नहीं है। तीसरी विशेषता है आदर्श राज्य में न्याय। प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय पर आधारित है। प्लेटो का ये कहना था कि न्याय से ही राज्य में एकता बनी रह सकती है। अब प्लेटो का न्याय क्या था? तो प्लेटो का ये कहना था कि समाज की आवश्यकता और व्यक्ति की योग्यता को ध्यान में रखते हुए राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा संतोषपूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। चौथी विशेषता है नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग हैं। पहला वर्ग है शासक वर्ग, दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग। इन तीनों ही वर्गों के अपने अपने कुछ विशिष्ट कर्तव्य हैं। जैसा कि जो शासक वर्ग है वो राजनीतिक कार्यों से संबंधित है, सैनिक वर्ग का कार्य है राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और उत्पादक वर्ग श्रमिक, कृषक आदि उपवर्गों में विभाजित है और यह वर्ग उत्पादन संबंधी कार्य करता है। प्लेटो ने जो प्रथम दोनों वर्ग है शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इन दोनों को कहा है अभिभावक वर्ग। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्ग होते हैं। इसके बाद है कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। कार्यात्मक विशेषीकरण का क्या अभिप्राय है? कार्यात्मक विशेषीकरण का अभिप्राय है कि एक व्यक्ति एक ही विशेष कार्य करे आजीवन, ताकि उसमें उसका स्पेशलाइजेशन हो जाए। तो प्लेटो का आदर्श राज्य ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही कार्य करना चाहिए जो करने के लिए वो सर्वाधिक योग्य है। तो प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में 3 वर्ग होंगे। शासक वर्ग आजीवन शासन संबंधी कार्य करेगा, सैनिक वर्ग देश की सीमाओं की रक्षा करेगा और उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधी कार्य करेगा।
तो प्लेटो जो है उसके आदर्श राज्य में कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत लागू है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं शिक्षा व्यवस्था। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है एवं अनिवार्य है। प्लेटो का ये कहना था कि जो शिक्षा है वो राज्य की प्रकृति और आवश्यकताओं के अनुरूप हो, ये आवश्यक है। इसलिए शिक्षा राज्य द्वारा सुनियोजित एवं राज्य द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कुरुचिपूर्ण कला तथा साहित्य पर प्रतिबंध। प्लेटो का ये मानना था कि चरित्र पर अनैतिक प्रभाव डालने वाली कलाकृतियों, साहित्य आदि पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। केवल श्रेष्ठ साहित्य और कलाएं ही जो राज्य के नवयुवक हैं उनके हाथों में आनी चाहिए। तो प्लेटो का ये कहना था कि चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले जो कला एवं साहित्य है उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था। प्लेटो के आदर्श राज्य में जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग अर्थात सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, इनके लिए साम्यवादी व्यवस्था लागू है। साम्यवादी व्यवस्था दो प्रकार की है, संपत्ति संबंधी साम्यवाद और परिवार संबंधी साम्यवाद। संपत्ति संबंधी साम्यवाद का मतलब ये है कि जो अभिभावक वर्ग के स्त्री और पुरुष हैं वो किसी भी तरह की कोई भी संपत्ति नहीं रखेंगे। इसी तरह परिवार संबंधी साम्यवाद का मतलब ये है कि अभिभावक वर्ग के लोग अपना निजी परिवार नहीं बनाएंगे। साम्यवादी व्यवस्था देने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य ये था कि जो अभिभावक वर्ग है वो संपत्ति और परिवार के मोह से दूर रहकर अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। इसलिए प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था की है। नेक्स्ट है नर नारियों को समान अधिकार। प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि प्लेटो स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करता और इसलिए प्लेटो कहता है कि चाहे वो शिक्षा हो, शासन हो, जीविकोपार्जन हो, सभी क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। और अंतिम विशेषता है सर्वाधिकारवादी राज्य। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो एक सर्वाधिकारवादी राज्य है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। तो ये हमने प्लेटो का आदर्श राज्य देखा आज। और प्लेटो के आदर्श राज्य के जो योजना है आदर्श राज्य की, इसमें हम कुछ दोष बता सकते हैं। जैसे कि एक तो प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य की समानता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति कुछ मतलब अत्यधिक अगर कार्यात्मक विशेषीकरण अपनाया जाए तो ये एक तरीके से अनुचित भी है। इसमें उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की गई है, शासक वर्ग को अत्यधिक सत्ता सौंप दी गई है और शासन के लिए आवश्यक तत्वों की इसमें उपेक्षा भी की गई है। तो ये प्लेटो का आदर्श राज्य हमने देखा आज। थैंक यू।